आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रकार की घटना है और इस घटना की जो खोज की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी? वो हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज या प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्ट्ज ने किया। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव नामक घटना को सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या है, आपकी धातु की प्लेट है। ये क्या आपकी इस प्रकार से धातु की प्लेट है। अब यदि मैं इस धातु की प्लेट पर क्या आपतित करवाता हूं? विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाता हूं। क्या आपतित करवाता हूं? विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाता हूं। तो इस धातु की सतह से किसका उत्सर्जन होने लगता है? आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। किसका उत्सर्जन होने लगता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और इसी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह या धातु की प्लेट पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई जाती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यही घटना क्या कहलाती? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है आपकी। इतनी बात आई समझ में? अब देखिए, अब इसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, बेसिकली हम यहाँ पर क्या आपतित करवाते? प्रकाश आपतित करवाते धातु की सतह पर। अब अभी तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहे थे, तो देखिए प्रकाश भी तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है ना। तो यदि मैं विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवा रहा हूँ बोलूं या प्रकाश आपतित करवा रहा हूँ बोलूं, बात एक ही है। तो जब हम किसी धातु की प्लेट या सतह पर प्रकाश को आपतित करवाता हूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। हाँ, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैंने प्रकाश आपतित करवाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? एनोड लगा देता हूँ। एनोड पर धनात्मक आवेश होता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो चुके। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करेंगे? इस प्लस की ओर गति करेंगे, तेजी से गति करेंगे। और जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब मैंने इस धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित करवाया जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि गति करेंगे तो आपकी धारा का प्रवाह होगा, अर्थात यहाँ पर विद्युत प्रवाह हमें देखने को मिलेगा। अर्थात जैसे मैंने धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करवाया तो मुझे विद्युत प्रभाव देखने को मिला। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एग्जाम में यदि पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तो आपको लिखना है, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा प्रकाश को आपतित किया जाता है तब उस धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। बात समझ में आई? अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझना क्या हमने जो डेफिनेशन कही है क्या वो सही है। तो देखिए, जैसे कि जो महिलाएं लोग होती है वो क्या पहनती है? ज्वेलरी पहनती है। बिल्कुल पहनती है। अब जो ज्वेलरी होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की आपकी धातु होती है। अब यदि उस ज्वेलरी को पहनकर जो महिलाएं हैं वो कहां पर जाती है? बाहर जाती है। बाहर, घर के बाहर जाती है। हाँ, धूप आपकी निकली हुई है तो धूप कौन देता है हमें? सूर्य के प्रकाश से हमें धूप प्राप्त होती है। मतलब धूप एक प्रकार का क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अब यदि जो मैंने कहा कि जैसे ही आपकी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो महिलाएं बाहर जाएगी, सूर्य के प्रकाश में रहेगी। सूर्य का प्रकाश सोने पर आपतित होगा। ज्वेलरी, सोने की तो ज्वेलरी पहनते हैं, तो जो आपतित होगा तो उस ज्वेलरी से क्या निकलने चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। और यदि उस ज्वेलरी से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे ना तो क्या दिखेगी? जो आपकी ज्वेलरी है वो आपको आधी मिलेगी। यदि आप ज्यादा देर रह गए तो आपकी जो ज्वेलरी है पूरी तरह से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि यदि आप ज्यादा देर रहोगे तो ज्यादा देर प्रकाश आपतित होगा आपके सोने वाली धातु पर। अब सोने की धातु पर ज्यादा प्रकाश आपतित होगा, ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपकी जो सोने की ज्वेलरी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ये वाली घटना झूठी है? नहीं जी, ये वाली घटना भी सही है और जो मैंने बताया वैसा भी नहीं होता है। अब आप बोल रहे हो कि प्रकाश विद्युत प्रवाह होता भी है, इलेक्ट्रॉन निकलते भी है, और दूसरी तरफ जब आपने ज्वेलरी का उदाहरण दिए तो ये बोलते हैं कि नहीं, अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलते। ऐसा क्यों? तो देखिए,
यहां पर हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी धातु की सतह ले लिए और उस धातु की सतह को कहां पर ले जाके रख दिए, प्रकाश में ले जाके रख दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है, कंडीशन चाहिए होती है। यदि कंडीशन नहीं चाहिए होती तो क्या होता, कंडीशन नहीं चाहिए होती तो आपकी ज्वेलरी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। लेकिन क्या ज्वेलरी नष्ट होती जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश अपने होता है, नहीं होता। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए कुछ और कंडीशन की भी आवश्यकता है। हाँ, अब हम उस कंडीशन को समझेंगे। हाँ देखो, उस कंडीशन को समझने से पहले आपको एक बात समझनी। देखो, कोई भी धातु रहे, हाँ, वो किससे मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से मिलकर बनी होती है। हाँ, और प्रत्येक परमाणु क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों क्या उपस्थित रहते हैं आपके, इस प्रकार से कोष उपस्थित रहते हैं। कोषों में क्या उपस्थित रहते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस धातु के अंदर ये वाला आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कोष है, और कोष में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नाभिक है, इस इलेक्ट्रॉन से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, कूलाम बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, एक आकर्षण बल द्वारा ये आपस में जुड़े हैं। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, कूलाम बल कहा जाता है। अब यदि आपको इस धातु की सतह से क्या निकालना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस ये जो नाभिक है और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है उसे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप इस आकर्षण को नहीं तोड़ोगे तब तक इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। तो बाहर कैसे निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपने इस प्लस और इस माइनस, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण को तोड़ दिया तो क्या होगा, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन अब आसानी से निकल सकते। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल सकते तो आपकी क्या संभव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम ये जो आपका धनावेश है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य जो कूलाम बल है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है, उन्हें क्या किया जाए, सबसे पहले तोड़ा जाए। तो यहां से हमें विद्युत चुंबकीय तरंग तो भेजनी है, लेकिन इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भेजनी है जो इस प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ सके। क्या कर सके, इस धनावेश और इस अर्थात नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ सके। मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमें ऐसी वैसी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं भेजनी है, हमें एक निश्चित आवृत्ति की, क्या, एक निश्चित आवृत्ति की, एक निश्चित ऊर्जा की क्या भेजनी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भेजनी है ना। वो जब हम भेजेंगे निश्चित आवृत्ति निश्चित ऊर्जा की, जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग भेजेंगे तो वो क्या करेगी, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को क्या कर देगी, तोड़ देगी, और आपका इलेक्ट्रॉन अब मुक्त हो सकता है। तो मैंने जो आपको बताया था ना कि ज्वेलरी क्यों नहीं पिघलती, ज्वेलरी इसलिए पिघलती नहीं है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश आपतित होता है उसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो ये जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ सके। और यदि वो आकर्षण को नहीं तोड़ पाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ बंधा रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी और आपकी ज्वेलरी भी नष्ट नहीं होती है। अर्थात हमें यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग भेजना है वो इस प्रकार से भेजना, उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, उसकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि वो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ सके। हाँ, तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें जो भी ऊर्जा देनी पड़ती है, हमें जो भी ऊर्जा देनी पड़ती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आपका कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है, जो कि कूलाम बल है, उसे तोड़ने के लिए जो भी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं कार्यफलन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कोई पूछे कार्यफलन क्या है, तो कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के कूलाम बल को, आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही कार्यफलन है। मतलब कार्यफलन एक प्रकार से क्या है, आपकी ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है हम किसके रूप में देने वाले हैं, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देने वाले। किसके रूप में देने वाले, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देने वाले हैं। अब समझना, यहां पर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E = H म्यू। क्या होता है, E = H म्यू।
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, वहां पे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यही बोलता है कि जो ऊर्जा रहती है वो h म्यू के बराबर होती है, जहां h क्या होता है प्लांक नियतांक और म्यू क्या होता है आपकी आवृत्ति होती है, जहां पर आवृत्ति का मतलब क्या है इस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। हाँ, तो ये जो कार्यफलन है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने वाली है। तो यहां पर और ये जो ऊर्जा है, ये जो हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देने वाली है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देने वाले, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो भी ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E=h म्यू। ये भी क्या है, ऊर्जा ही है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, E=h म्यू ही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, E=h म्यू ही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो पाएगा। हाँ देखो, जैसे कि इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए मुझे 50 ऊर्जा की आवश्यकता है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 50 ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन आप केवल 40 ऊर्जा दे रहे हो, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बीच का आकर्षण टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा, और यदि टूटेगा नहीं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। मतलब यहां पर हमें एक निश्चित ऊर्जा वाली देना है, यहां पर जो हमें एक निश्चित ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग देना है, एक निश्चित ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग देना है। मतलब कि इस E का मान कितना होना चाहिए, 50। मतलब इस h म्यू को आपको इस प्रकार से रखना है कि इसका मान 50 रहे, क्योंकि 50 मिलने से इनका आकर्षण टूट जाएगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो पाएगा, है ना। तो मतलब यहां से एक बात स्पष्ट है कि यहां पर जो हमें आपकी ऊर्जा देनी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक निश्चित ऊर्जा देना है। क्या देना है, एक निश्चित ऊर्जा देना है। अब मुझे इस ऊर्जा के मान को क्या रखना है, निश्चित रखना है। अब यदि इस ऊर्जा के मान को निश्चित रखना है तो देखो h क्या है, h तो प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है, वो तो परिवर्तनीय हो सकता, लेकिन ये जो आपकी आवृत्ति है वो तो अलग अलग होती ना। एक्सरे के लिए अलग होती, गामा रे के लिए अलग होती है, अवरक्त के लिए अलग होती, माइक्रो के लिए अलग होती, रेडियो के लिए अलग होती है, अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अलग अलग हो रही होती है। अब यदि हमें एक निश्चित ऊर्जा देनी है, यदि हमें निश्चित ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग देनी है तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए। तो वह निश्चित आवृत्ति जो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ सकती है, वह निश्चित आवृत्ति जो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ सकती है वो कहलाती है आपकी दहली आवृत्ति। क्या कहलाती है, आपकी दहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी दहली आवृत्ति कहलाती है। और इस दहली आवृत्ति का इंटू यदि मैं h से करता हूं, यदि इसमें दहली आवृत्ति का इंटू यदि मैं h से करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, E प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक निश्चित ऊर्जा, एक निश्चित आवृत्ति है, निश्चित आवृत्ति का इंटू h से करोगे तो निश्चित ऊर्जा मिलेगी। और ये जो है आपकी निश्चित आवृत्ति थी, इससे हमने क्या कहे, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति में हमने h का इंटू किए जिससे मुझे E मिला, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, आपकी दहली ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, आपकी दहली ऊर्जा कहेंगे। अब दहली ऊर्जा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो कब मिल रही है, जब हम आपके दहली आवृत्ति में h का इंटू कर रहे हैं। मतलब दहली आवृत्ति संबंधित जो भी ऊर्जा होती है वो कहलाती दहली ऊर्जा। और ये साथ ही साथ E किसका भी काम कर रहा है, कार्यफलन का भी काम कर रहा है। मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि कार्यफलन बोलो या दहली ऊर्जा बोलो, बात वही है। हाँ, आप भावेश बोलो या लक्की बोलो, मेरे दो नाम है, भावेश लक्की। आप चाहे भावेश बोलो लक्की बोलो, आएगा आपका मैं ही आने वाला हूं। उसी प्रकार से चाहे आप कार्यफलन बोलो या दहली ऊर्जा बोलो, बात वही है। हाँ, बात समझ में आई। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग आती है तो धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कब होंगे, ये अभी कौन से इलेक्ट्रॉन, क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं, बंधित इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इनको मुक्त करना है, तो मुक्त करने के लिए हमें इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ना रहता है। आकर्षण को तोड़ने के लिए एक निश्चित ऊर्जा देनी पड़ती है। उस निश्चित ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं अथवा दहली ऊर्जा कहते हैं। या तो कार्यफलन कह सकते हैं या दहली ऊर्जा कह सकते हैं। अब यदि हमें निश्चित ऊर्जा देनी है,
तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति भी होनी चाहिए, और उसी निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। यदि मैं इस दहली आवृत्ति में h का इंटू कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होती है, दहली ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी दहली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आपका कार्यफलन कहते हैं। तो बात समझ में आई, कार्यफलन या दहली ऊर्जा बात एक ही है। क्या होता है कार्यफलन या दहली ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण टूट जाता है, हाँ, के मध्य का आकर्षण टूट जाता है, कार्यफलन या दहली ऊर्जा कहलाती है। इसे फाइ से प्रदर्शित करते हैं। यदि दहली आवृत्ति की पूछी जाए परिभाषा, वह निश्चित आवृत्ति जिसे आपतित कराने पर, वह निश्चित आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित कराने पर आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है वो टूट जाता है, क्या कहलाती, दहली आवृत्ति कहलाती है। और इस दहली आवृत्ति में यदि आप h का इंटू करते हैं तो दहली ऊर्जा प्राप्त होती है या कार्यफलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्यफलन प्राप्त होता है। इतनी बात आई समझ में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आपकी दहली ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, और आपकी दहली आवृत्ति क्या है। अब देखिए यहां पर आपको और एक बात समझनी है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या होता है, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है वो धातु की प्लेट पर आपतित होती है, धातु की सतह पर आपतित होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब हो सकता है, जब इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण क्या हो जाए, टूट जाए। अब हमने कार्यफलन अर्थात दहली ऊर्जा अर्थात दहली आवृत्ति दिए, जिसके कारण इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण टूट गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का कोई भी प्रभाव नहीं है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ना, नहीं निकल सकता। ये इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकल सकता है जब इसे हम बाहर से कुछ और एनर्जी प्रदान करें, किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ये अभी देखो, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण था उसे हमने किसे तोड़े, कार्यफलन देके तोड़े या दहली ऊर्जा देके तोड़े, हाँ। और वो जो दहली ऊर्जा थी वो कब प्राप्त हुई, जब हमने दहली आवृत्ति में h का इंटू कराए, हाँ। तो दहली ऊर्जा कार्यफलन देकर हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या यह इलेक्ट्रॉन अब गति कर सकता है बाहर, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये तब तक गति नहीं कर सकता, हाँ। ये मुक्त तो हो चुका है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण था वो टूट तो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे गति नहीं करता। अब आकर्षण को तोड़ने के बाद भी इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या देनी पड़ेगी, बाहर से कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो आप जो भी ऊर्जा देंगे वो किसके रूप में देने वाले हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए केवल आपको विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करा देना है ना, आपको इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराना है जो सबसे पहले इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ेगी। उसके बाद जो आकर्षण टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन जिस आकर्षण से मुक्त हो चुका है, बस वो मुक्त हुआ है, वो दहलीज पर खड़ा है कि मुझे कोई ऊर्जा दे और मैं बाहर गति करूं और प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मुझे कोई बाहर से गतिज ऊर्जा प्रदान करे, चाहता है ये, तो हमें बाहर से गतिज ऊर्जा भी इसे देनी रहती है। जैसे हम गतिज ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न हो जाती है। अब मैं आपको एक बार क्लियर तरीके से समझा देता हूं। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में क्या होता है, धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ओके, अब धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे पहले इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ेगी, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन तैयार है कि नहीं अब मैं बाहर निकल सकता हूं, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसे एक्स्ट्रा गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं कर देते हो कोई भी, क्योंकि जैसे वो गति ऊर्जा प्रदान करेगा तो गति करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां पर हमें विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमें डालनी है वो इस प्रकार से डालनी है कि वो सबसे पहले इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़े और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गतिज ऊर्जा भी प्रदान करे। क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा भी प्रदान करे। देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, हाँ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक
का इस वाले इलेक्ट्रॉन पर कौन सा वाला प्रभाव है, आकर्षण वाला प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण वाला प्रभाव है। अब हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं आपकी धातु की सतह है और इस धातु की सतह में बहुत सारे परमाणु हैं और मैंने एक परमाणु को लिया है और उस एक परमाणु को मैंने जूम किया है जिसमें आपका नाभिक है और वो जो नाभिक है उसमें बहुत सारे कोष है उसके चारों, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य के आकर्षण को दिखाया है। अब मुझे ये जो आपकी धातु की सतह है इससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करवाना है। हाँ, और हम मान लेते हैं इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, आपको 90 चाहिए। इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, आपको 90 चाहिए। कितनी चाहिए, 90 चाहिए। अब 90 क्यों चाहिए, देखो सबसे पहले जो हम आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाने वाले, कहां पर आपतित कराने, यहां पर आपतित कराने वाले हैं, उसकी जो ऊर्जा होनी चाहिए वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। जिसमें से कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के जो आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए 80 ऊर्जा लग रही है। उसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है, 80 ऊर्जा लग रही है। तो जैसे हमने 90 ऊर्जा वाली क्या आपतित कराए, विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो 80 ऊर्जा से इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को क्या कर देगी, पूरी तरह से तोड़ देगी। और 80 का तो उपयोग हो चुका है, 10 बच गई है और वो जो 10 रहेगी ना, वो जो 10 रहेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गति ऊर्जा प्रदान करेगी और अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ, वही हमने कितने की कराए होते, वही हमने कराए होते मान लेते 70 की। हम यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवा रहे हैं उसकी जो ऊर्जा होती वो होती कितनी, 70। अब देखिए पहली बात तो कार्यफलन ही कितना है हमारा, 80 है। कार्यफलन मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही हमारा कितना है, आपका 80 है। अब यह वही हमारा 80 है, लेकिन हम जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवा रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी आपकी 70 है। तो क्या अब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल सकते, अब तो निकल नहीं सकते। सबसे पहली बात तो आकर्षण को तोड़ने रहता है, आकर्षण को तोड़ने के लिए 80 लग रही है, आप दे रहे 70 है, तो क्या निकल पाएंगे यहाँ से। सबसे पहली बात तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण नहीं टूट पाएगा, तो निकलने की तो बात ही छोड़ दो। तो इस परिस्थिति में आपका क्या नहीं हो पाएगा, इस परिस्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं है। किसकी घटना संभव नहीं है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि इसकी हमें लगभग, यदि इस धातु की सतह से क्या है, इस धातु की सतह से कितने का करवाना है, हमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करवाना है। किसका करवाना है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करवाना है, मतलब यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को हमें दिखाना है। तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, 90 ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए, 90 ऊर्जा चाहिए। जिसमें से कि इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए 80 ऊर्जा। हाँ, और जो आपकी 10 ऊर्जा बच जाएगी उस 10 ऊर्जा को आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और बाहर क्या कर सकता है, वो गति कर सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना आसानी से होगी। अब मैं मान लेता हूं मैं 90 तो नहीं करता, लेकिन मैं कितने करता हूं, 83। मैं 83 ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाता हूं। हाँ, तो बताओ 83 में से जो 80 है वो तो आपको चाहिए ही, 83 में से जो 80 है वो तो आपको चाहिए। और वो क्यों चाहिए, वो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है उसे क्या कर देगी, तोड़ देगी, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। अब आपने 83 देते, 80 काम में गई इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने में। अब कितनी बच गई, 3 बच गई। अब ये जो 3 बची ना, इन 3 गतिज ऊर्जा को, इन 3 ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगा और इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। मतलब यहां से एक बात स्पष्ट है, जो आपकी ऊर्जा होती ना, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा होती है। उसका मान निर्धारित नहीं होता है ना। इसके पहले केस में हमने 90 वाली भेजे थे, 90 ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग भेजे थे, जिसमें इससे कि आपको 80 तो लगी ही इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ने में। अब कितनी बच गई, 10 बच गई। तो इन 10 को इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया, गति कर लिया। अब हमने 83 भेजे थे, 80 तो चाहिए इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ने के लिए। हाँ, लेकिन फिर 83 की भेजे, 80 काम में आ गई, कितनी बची, 3 बची। अब इस 3 को गति ऊर्जा के रूप में इस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया और गति करने लगा। जब 10 मिली थी तो भी इलेक्ट्रॉन गति करा था, 3 मिली तो भी इलेक्ट्रॉन गति करा था। मतलब यहाँ पर गति ऊर्जा का मान कुछ निश्चित नहीं है, चाहे 10 दे दो, चाहे 20 दे दो, चाहे 3 दे दो, चाहे 1 दे दो, बस इसे गति ऊर्जा मिलनी चाहिए तो ये आसानी से क्या कर पाएगा, मतलब कि
गति कर पाएगा। पहली बात तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण तोड़ेगा, जो भी ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन का मान निश्चित होता है हर एक धातु के लिए, अलग अलग धातु के लिए हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन हर धातु के लिए इसका मान निश्चित होता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है, हाँ, वो चाहे कम भी चलेगी ज्यादा भी चलेगी। इस केस में 10 थी जो इससे प्राप्त हुई थी, इस केस में 3 थी जो इससे प्राप्त हुई थी, दोनों केस में ये निकल गए। मतलब गति ऊर्जा निश्चित नहीं है, लेकिन आपकी कौन सी ऊर्जा यहाँ पर निश्चित है? यहाँ पर आपकी जो दहली ऊर्जा है या आपकी दहली आवृत्ति की बात करें या आपके कार्यफलन की बात करें, उसका मान क्या है? वो है आपका निश्चित है। उसका मान क्या आपका निश्चित है। ओके, अब देखिए इतनी बात समझ में, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्ति क्या होता है, और आपका दहली ऊर्जा क्या होता है। हाँ, दहली ऊर्जा या बात करें कार्यफलन, बात एक ही है। और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो कार्यफलन है उसका मान निश्चित होता है प्रत्येक धातु के लिए, हाँ, लेकिन अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। मतलब ये सोने की धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग होता है, चांदी की धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग होता है, हाँ, आपकी प्लेटिनम की धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग होता है, आयरन की धातु के लिए आपका ये जो रहता है कार्यफलन का मान अलग होता है। लेकिन सोने के लिए जो निश्चित है वो निश्चित है, चांदी के लिए जो निश्चित है वो निश्चित है। ये मैं कह रहा हूं हर धातु के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम सोने की बात करें तो जितने भी सोने सभी के लिए एक समान ही रहने वाली है, निश्चित ही होने वाली है। कार्यफलन समझ में आया। लेकिन जो गतिज ऊर्जा रहती है वो परिवर्तित हो सकती है, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए क्या होगा, आप किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होगा, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यदि मैं क्या कर दूं, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास में एक एनोड लाके रख दूं, तो ये माइनस है ये प्लस है। जैसे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, ये वाला माइनस यहाँ पर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा इसकी ओर। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं? आपकी प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। मतलब आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यदि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इस प्रकार जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में क्या होता है, एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार के उत्सर्जन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के उत्सर्जन को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। कुछ टर्म को अच्छे से याद रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है आपका, प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन दहली ऊर्जा एक ही बात है, और आपकी दहली आवृत्ति क्या होती है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर कुछ बात समझना। हाँ, मैंने अभी आपको एक बात कहा था कि जब आप 90 देते हो, जब आपने 90 दिया विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को धातु को, तो 90 में से कुछ किस में काम में आ गई, आपकी जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है उसे तोड़ने में काम में आ गई, जो कि कितना मान है? 80 मान है। और यही ऊर्जा क्या कहलाती है? आपका कार्यफलन फाई कहलाती है। बाकी 90 में से 80 आ गई आकर्षण को तोड़ने में, और बाकी कितनी बच गई? 10 बच गई। और ये जो 10 है वो किसके रूप में काम करेगी? आपकी गति ऊर्जा के रूप में काम करेगी। यदि मैं 83 की बात करूं, तो 83 की बात करूं तो आपकी धातु वही है, तो इसके लिए कार्यफलन का मान वही होगा 80। मतलब जो नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो आपकी 80 ही लगने वाली है। लेकिन अब बच कितनी जाएगी? 83 में से 80 काम में आ गई, 3 बच जाएगी। तो ये जो आपकी गतिज ऊर्जा बचेगी, ये 3 की 3 गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, ये क्या आपकी टोटल एनर्जी जो हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में दी है, E, ये जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है 80। ये जो 83 था वो 80 + 3 के बराबर है। 80 क्या है? आपका कार्यफलन है। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा फाई है, प्लस ये 3 क्या है आपकी? ये है आपकी गतिज ऊर्जा। ये क्या है? आपकी गतिज ऊर्जा। अब ये जो आपकी गतिज ऊर्जा है ना, ये कैसी गतिज ऊर्जा है? आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है।
ये कैसी ऊर्जा है आपकी? अधिकतम गतिज ऊर्जा है। अब आप ये सोचोगे अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये क्या फंडा है भाई अधिकतम गति ऊर्जा? तो देखिए इस फंडे को मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा क्यों नहीं लिख सकते हम। यदि आपने यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा लिखे ना तो आपके मार्क्स पूरी तरह कट जाएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ तो देखो अब हम समझेंगे यहाँ पर हम अधिकतम गति ऊर्जा ही क्यों लिख रहे हैं, गति ऊर्जा भी तो लिख सकते थे। तो देखो हम मान लेते हैं आपकी धातु की सतह है ये वाली। अब इस धातु की सतह से हमें प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना करवाना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो कितनी की एनर्जी दे रहे हैं? आपकी 10 की एनर्जी दे रहे हैं, जिसके लिए फाई का मान कितना है आपका? 3 है। फाई का मान कितना है? 3। फाई का मान 3 है, इसका अर्थ क्या है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन और जो धातु है उसके मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें 3 ऊर्जा देनी पड़ेगी, 3 ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि मैंने 10 ऊर्जा दिया, 3 को वो किस काम में ला लिए? इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक था उसके मध्य के आकर्षण को तोड़ने में काम में ला लिए, मतलब कार्यफलन के रूप में 3 मुक्त हो गई, मतलब 3 लग गई। अब कितनी बच गई? 7 बच गई। तो वो जो 7 होगी वो किसे प्राप्त होगी? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। किसे प्राप्त होगी? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। अब देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बड़े ही बिगड़ैल होते हैं। क्या होते हैं? बिगड़ैल होते हैं, मतलब उन्हें लड़ाई झगड़ा करने का बहुत शौक होता है। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस संघट करने का बहुत शौक रहता है। क्या रहता है? संघट करने का शौक। संघट करने का मतलब क्या होता है? टक्कर करना। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ऊर्जा मिली, देखो पहले क्या था? ये वाला नाभिक था, इस नाभिक के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे और इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव था, तो ये लोग टक्कर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी इन्हें कौन चल रहा था? ये वाला नाभिक चल रहा था। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हमने 10 ऊर्जा दिए, तो जैसे हमने 10 ऊर्जा दिए जिसमें से 10 में से 3 ऊर्जा का उपयोग इसने इस आकर्षण से मुक्त होने के लिए कर लिया, और बाकी जो 7 ऊर्जा थी उसका उपयोग उसने पता है किस काम में किया? उसने निकलने में नहीं किया। बिगड़ैल है ना, बिगड़ैल इलेक्ट्रॉन है ये वाला। उसने क्या किया? मैं बोला मैं तो मुक्त हो गया, अब हाँ मेरे पास 7 ऊर्जा है, इतनी सारी ऊर्जा है, मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इन 7 को ग्रहण करता है, इन 7 को क्या करता है? ग्रहण करता है, लेकिन वो इसका उपयोग बाहर निकलने में नहीं करता, गतिज ऊर्जा के रूप में नहीं करता, वो संघट में लगा देता है। अब संघट यानी तो टक्कर होता है, टक्कर खाने से कैसे ऊर्जा कम हो जाती है जी? 7 ऊर्जा तो तब भी रहेगी ना? नहीं, हमेशा याद रखना जब भी संघट होता है, मतलब जब भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब की ऊर्जा निकलती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? जो 7 ऊर्जा मिली थी उस 7 ऊर्जा से बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ पंगा लेता है, बाकी इलेक्ट्रॉनों से झगड़ा करता है, बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है, बाकी इलेक्ट्रॉन से संघट करता है। संघट के कारण ये 7 की 7 ऊर्जा पूरी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है 7 ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा मिलती है अर्थात काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? आपकी 0 होती है। ये आपका पहला केस था। अब हम दूसरा केस देखते हैं, और उस दूसरे केस में हम क्या देते हैं? आपके इस धातु की सतह को 10 ऊर्जा देते हैं। हाँ, कार्यफलन तो मान निश्चित है 3, मतलब कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें 3 ऊर्जा लगेगी। अब 3 ऊर्जा लगेगी, अब 10 दिए थे, 3 काम में आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बचेगी? 7 बचेगी। कितनी बचेगी? 7 बचेगी। अब ये वाला जो है उतना बिगड़ैल नहीं है, मतलब कि जो 7 मिली ना वो सोचता है कि नहीं यार लड़ाई झगड़ा तो करना ही है। हाँ, मुक्त जो हुआ हो 7 ऊर्जा है, 7 में से मैं 4 ऊर्जा को, कितनी ऊर्जा को? 4 ऊर्जा को मैं ला लेता हूं काम में। किस काम में? लड़ाई झगड़े वाले काम में। किस काम में? लड़ाई झगड़े वाले काम में। मतलब मैं जो मुझे 7 ऊर्जा मेरे पास अभी मिली हुई है, 7 ऊर्जा जो मुझे मिली हुई है, 10 थी, 10 दिए थे हमने, 3 को काम में ला लिया आकर्षण तोड़ने में, बच गई 7। अब 7 में से 4 का उपयोग उसने ला लिया संघट करने में। कितनी ऊर्जा बची? 3 ऊर्जा बची। तो 3 ऊर्जा को क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। हालांकि वो जो 10 दिए थे, 3 को क्या किया उसने? आकर्षण को तोड़ने में काम में लाए, बच गई 7। वो 7 के 7 वो ग्रहण करता है, लेकिन 7 में से 4 का उपयोग वो लड़ाई झगड़े में करता है और 3 का उपयोग वो निकलने में करता है। किसका उपयोग करता है? वो निकलने में करता है। हाँ, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या करता है? उससे भी हम 10 देते हैं, मतलब तीसरी परिस्थिति में 10 देते हैं। कार्यफलन का मान निश्चित है 3 ही है, मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है उसे तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? आपकी 3 ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए? 3 ऊर्जा चाहिए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ना बहुत सुधरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही सुधरा है। ये क्या करता है? उसे 10 दिए थे,
3 को काम में आ गया आकर्षण को तोड़ने में। अब कितनी बच गई, 7 बच गई। तो वो क्या करता है, एक भी वो सुधैल है, बहुत ही सुधरा हुआ है, तो वो ना वेस्ट ही नहीं करता, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जो भी वो 10 दिए थे, 3 को काम में आ गई, बची 7, वो सातों की सातों को क्या कर लेता है, ग्रहण करता है और गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है ना। मतलब कि उसे ग्रहण करके वो सीधे बाहर निकल जाता है। वो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो यहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, E बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और मैंने बोला था ये कैसे होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, अधिकतम होनी चाहिए। हाँ, अब देखो हम इस तीनों कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा सही होता है देखना। हाँ, टोटल एनर्जी E का मान 10 है, 10 है, 10 है। E का मतलब होता है जो हम देते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी आपकी 10 है, पहली कंडीशन में 10 है। फाई का मान कितना है, 3 है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, 0 है। हमें इस वेस्ट को नहीं लेना है, यहाँ पर कहीं वेस्ट आया क्या, नहीं आया है। हमें केवल E बराबर 5 प्लस यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है। अभी मैक्सिमम को भूल जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ही क्यों लेना रहता है। काइनेटिक एनर्जी ले लिए। अब पहली कंडीशन के लिए E का मान था 10, लिख दिए। फाई का मान था 3, लिख दिए। वेस्ट हो गए 7, इसे तो लिखना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। 3 प्लस 0 कितना होता है आपका, 3। और 3 क्या 10 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो पहली वाली कंडीशन के लिए वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखते, E का मान 10 है, फाई का मान 3 है, वेस्ट को नहीं गिनते, केवल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, 3 प्लस 3 क्या होता है, 6। अब बताओ क्या 6 10 के बराबर है, नहीं है। मतलब सेकंड वाली परिस्थिति के लिए भी ये वाला लागू नहीं होता। अब हम आते हैं थर्ड परिस्थिति में। हाँ, थर्ड परिस्थिति के लिए कितना है आपका, 10 है। फाई का मान कितना है आपका, 3 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, 7 है। 7 प्लस 3 क्या होता है आपका, 10 होता है। और क्या 10 10 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, जी हाँ बोलता है। तो जब हमने तीसरी परिस्थिति के लिए देखे तो ये वाला फॉर्मूला सही निकला। और ये वाला फॉर्मूला कब सही निकला, ये तब सही निकला जब आपकी गति ऊर्जा का मान क्या था, अधिकतम था। मतलब कि हमने 10 ऊर्जा दिए, जिसमें से 3 का उपयोग उसने कार्यफलन के रूप में किया, बच गई 7 ऊर्जा बच गई। अब इस 7 ऊर्जा का उपयोग उसे गतिज ऊर्जा के रूप में करना चाहिए, मतलब बाहर निकलने के लिए करना चाहिए, है ना। पहली कंडीशन में उसने 0, सबसे न्यूनतम गतिज ऊर्जा, फिर थोड़ी अधिक थी। ये वाली परिस्थिति में सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा थी जिसने उसे काम में लाया था। मतलब कि अब समझ में आया कि यहाँ पर जो हमें गतिज ऊर्जा लेनी रहती है, मैक्सिमम ही लेनी रहती है ना। यदि हम मैक्सिमम नहीं लेंगे, मतलब कि 3 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और यदि हम 0 और 3 लेंगे तो यदि हम जोड़ते हैं 3 में, यदि हम 0 को जोड़ते 3 आता है। 3 क्या 10 के बराबर होता है, नहीं होता। 3 में यदि मैं 3 को जोड़ता हूँ 6 आता है। क्या 6 10 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लागू होगा, जब आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, अधिकतम होगी। हाँ, कैसी होगी, अधिकतम होगी। तो ये वाला जो समीकरण है ना, ये वाला समीकरण क्या कहलाता है आपका, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या कहलाता है आपका, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अर्थात किसी भी धातु की सतह से यदि हमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है, तो हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पहला, ये आपको लिखना है, जब भी आएगा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तो आपको वहां पर कुछ बातों का मेंशन करना है। वो क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको, जब भी किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराना रहता है तो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा देनी रहती है। यह ऊर्जा 2 रूपों में विभक्त होती है। पहला पॉइंट डाल के लिखना है, कार्यफलन के रूप में, मतलब धातु और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को तोड़ने में प्रयुक्त ऊर्जा। और सेकंड पॉइंट डाल के लिखना है, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण टूट चुका है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जो हम गति ऊर्जा देती है। उसके बाद लिख देना है E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या लिख देना है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख देना है। मतलब कि जो आपकी ऊर्जा है वो 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा जो कि होती है कार्यफलन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा। और आपको लिख देना है E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
ई का मान कितना होता है एच म्यू, हम सभी जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। फाई का मान कितना होता है एच म्यू नॉट। अब आप बोलोगे यहाँ पर मैंने म्यू नॉट लिखा, यहाँ पर म्यू लिखा, क्या मतलब है? मैंने बोला था ना, जो आपका म्यू नॉट है वो क्या आपकी दहली आवृत्ति है। क्या है दहली आवृत्ति? देखो कार्यफलन क्या है आपका? कार्यफलन होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य के जो आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए दी गई निश्चित ऊर्जा। अब यदि हमें निश्चित ऊर्जा चाहिए तो निश्चित क्या चाहिए होगी? आवृत्ति। और उसी निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब यहाँ जो आपकी दहली आवृत्ति होगी वो क्या होगी? निश्चित आवृत्ति होगी, जिसे आपतित करने पर धातु और धातु में जो उपस्थित धनायन आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण टूट सके, इसलिए एच म्यू नॉट प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। क्या हो जाएगा? 1/2 mv² हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो आपको v लेना है ना, वो कैसा लेना है आपको? मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? v मैक्सिमम, क्योंकि जब आपका v मैक्सिमम होगा तभी आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो पाएगी? मैक्सिमम हो पाएगी। तो इतनी बात समझ में आई कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। इन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए हम जो ऊर्जा देते हैं वो दो रूपों में विभक्त हो जाती है। पहला, नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है, मतलब कार्यफलन के रूप में। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनों को गति कराने में जो आपकी व्यय होती है गति ऊर्जा के रूप में। तो E = h म्यू, फाई = h म्यू नॉट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। ये आपका प्रकाश विद्युत समीकरण। अब देखिए यहाँ पर और एक रिमेंबर वाला पॉइंट है जिसे आपको समझना चाहिए। और यहाँ जो गति आती है वो अधिकतम आती है और क्यों आती है आपको समझ में आया?